एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SDCTC में। पिछले वीडियो में हम लोग ने IRPM ऑनर्स के पार्ट 3 का पेपर 8 का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसकी चर्चा की थी, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 3 के IRPM ऑनर्स के पेपर 7 के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं SDCTC चैनल। आप सभी कोई देख पा रहे हैं ये IRPM ऑनर्स का पार्ट 3 का पेपर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो कि 2010 से 2022 तक के एग्जामिनेशंस में IRPM ऑनर्स के पार्ट 3 के पेपर 7 में पूछे गए थे। और मैंने आप सभी को कई बार बताया है कि आप क्वेश्चन को थॉरोली रीड कीजिए और उसका जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ उनको आप ज़रूर सुनिए। इसके अलावे जो पुराने जो वीडियो हैं उनको भी देखिए, ठीक है, क्योंकि आपका 10 में 10 ऑब्जेक्टिव अगर सही हो जाते हैं तो 20 मार्क्स आपके ऐसे भी आ जाते हैं। तो चलिए आप सभी को इसी क्रम में प्रथम जो क्वेश्चन दिख रहा है, 1 नंबर प्रश्न, श्रम समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो जी हाँ, जितने भी प्रकार के श्रम हैं वो हमारे संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार को अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ था। तो जी हाँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत श्रमिकों को विभिन्न उद्योगों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों या कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण जो है एक कमेटी के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं और भी बहुत सारे कारक होते हैं जिनको ध्यान में रख के न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है। और प्रत्येक देशों की न्यूनतम मजदूरी अलग अलग भी होती है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये 1948 में पारित किया गया था। तीसरा प्रश्न है, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1966 में पारित हुआ था। तो जी नहीं, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। और इस अधिनियम के अंतर्गत आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो एक समान कार्य कर रहे हैं, मतलब समान पद के लिए समान वेतन, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो एक ही लेवल के जो भी कर्मचारी हैं उनको एक समान वेतन देने की इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कब पारित हुआ था? 1976 ईस्वी में, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1946 में पारित हुआ था। तो आप सभी को जानते ही हैं, पढ़े भी होंगे इससे पहले, कि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 ईस्वी में पारित हुआ था। और इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के श्रमिकों तथा कर्मचारियों के वेतन या मजदूरी के भुगतान का प्रावधान किया गया था कि उनका भुगतान जो है ससमय हो सके और नियोजक जो है निरंकुश प्रणाली ना अपना सके उनके भुगतान में, ठीक है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये कब पारित हुआ था? 1936 ईस्वी में, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, बाल श्रम प्रतिषेध व विनियम अधिनियम 1987 में पारित हुआ। तो मैं आप सभी को बताऊं, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम जो है 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। और इसके अंतर्गत वैसे बालक जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम है, उनके किसी भी कार्यालय, किसी भी उद्योग, किसी भी कारखाना या अन्य प्रकार के कार्यों में उनको लगाने से प्रतिबंधित किया गया था। और ये 1986 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कब पारित हुआ था बाल श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम? 1986 में, ठीक है। तो अगले प्रश्न की बात करें तो 6 नंबर प्रश्न है, नियमन का सिद्धांत श्रम विधान का एक सिद्धांत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसको याद रख लीजिएगा। इससे पहले जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं उसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नियमन का सिद्धांत एक प्रकार का श्रम विधान का सिद्धांत है। श्रम विधान के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें नियमन का सिद्धांत भी एक है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत है, कल्याण का सिद्धांत है, और आप सिद्धांतों में पढ़े भी होंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो इसीलिए 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो कारखाना अधिनियम 1948 एक संरक्षणात्मक श्रम विधान है। तो जी हाँ, कारखाना अधिनियम एक संरक्षणात्मक श्रम विधान है। इसके अंतर्गत सभी श्रमिकों के हितों की बात की गई है, और इसके अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रकार के प्रावधान की व्यवस्था की गई है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित प्रावधान, सुरक्षा संबंधित प्रावधान, कल्याण संबंधित प्रावधान तथा मजदूरी संबंधी प्रावधान जो है सम्मिलित किए गए हैं। तो इस प्रकार से 7वां जो प्रश्न है, कारखाना अधिनियम एक संरक्षणात्मक श्रम विधान है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। कई बार आपको इसका उलट के क्वेश्चन पूछ देता है कि कारखाना अधिनियम 1948 एक
सामाजिक सुरक्षा श्रम विधान है तो आप लोग बोलिएगा असत्य, लेकिन जब बोलेगा संरक्षणात्मक श्रम विधान है तो आप बोलिएगा सत्य। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 दो भागों में बटा है। तो जी हाँ, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम दो भागों में बटा गया है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बात करें 9 नंबर प्रश्न की, तो शाही श्रम आयोग का गठन 1926 ईस्वी में हुआ था। तो आप सभी को जानते हैं श्रम के क्षेत्र में शाही श्रम आयोग का गठन 1929 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य होगा। कब होगा इसका गठन, कब हुआ था इसका गठन? 1929 ईस्वी में। 10 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी, 20 जून 1919 को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 10 नंबर का आंसर सत्य। 11 नंबर प्रश्न है खान अधिनियम 1952 में पारित हुआ था। तो जी हाँ, खान अधिनियम जिसे माइंस एक्ट कहा जाता है, ये 1952 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए थे उन श्रमिकों के लिए जो कि खान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खानों के अंतर्गत काम करते हैं। खान का अर्थ हो गया कोयला खान हो गया, अबरक खान हो गया, इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जितने भी खान हैं उनके श्रमिकों के हितों के लिए जो है ये अधिनियम बनाया गया था ताकि उनका शोषण रोका जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न खान अधिनियम 1952 एक सामाजिक सुरक्षा श्रम विधान है। तो इसका आंसर जानने से पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर जो होगा वो असत्य हो जाएगा क्योंकि खान अधिनियम भी एक संरक्षणात्मक श्रम विधान है। तो मैं 3-4 श्रम विधान बोल देता हूँ आप सभी को जो कि संरक्षणात्मक होते हैं। पहला हो गया कारखाना अधिनियम 1948, दूसरा हो गया बगान श्रम अधिनियम 1951, तीसरा हो गया खान अधिनियम 1952। इसके अलावा दुकान प्रतिष्ठान हो गए, ये भी एक प्रकार का संरचनात्मक श्रम विधान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है खान अधिनियम 1952 के अधीन महिलाओं को खान के जमीन के नीचे कार्य करने की अनुमति नहीं है। तो जी हाँ, जितने भी महिलाएं हैं उनको खान के ज़मीन के नीचे जो है काम करने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ और जान लीजिए, बालकों को भी नहीं है, जिनकी आयु 18 वर्ष नहीं है उनकी भी अनुमति नहीं कि वो खान के ज़मीन के नीचे कार्य कर सकें। इसके अलावा महिलाओं के रात्रि प्रहर में जो है खान में काम करने पर रोक लगाया गया है। इसके अंतर्गत संध्या 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी महिला को खान के काम के अंतर्गत नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से खान अधिनियम के अंतर्गत 13वां जो प्रश्न था, महिलाओं को खान अधिनियम के अंतर्गत जमीन के नीचे कार्य नहीं किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य है। तो जी हाँ, भारत शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न बालक खान के में कार्य कर सकते हैं। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा आप सभी को इस पे ध्यान दीजिएगा। बालक वे होते हैं जिन्होंने अपनी आयु जो है 15 वर्ष पूरी ना की हो। ठीक है, लेकिन बालक कार्य कर सकते हैं, खान अधिनियम के अंतर्गत खान में कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयु 15 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो वैसे बालक ही केवल खान में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बालक काम करेंगे? जो 15 वर्ष से ज़्यादा हो लेकिन 18 वर्ष से कम हो, वैसे बालक खान अधिनियम के अंतर्गत खान के अंतर्गत जो है कार्य कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है बगान श्रम अधिनियम 1961 ईस्वी में पारित हुआ था। आप सभी को मैंने बताया कि बगान श्रम अधिनियम 1951 में पारित हुआ था और जितने भी विधान हैं, श्रम विधान जो भी हैं आपके सिलेबस के अंतर्गत जो भी एक्ट दिए हुए हैं उनका किस ईयर में वो पारित हुआ था वो ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिससे आपको आसानी से याद हो सके ट्रिक के साथ। ठीक है, तो 16 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये कब पारित हुआ था? 1951 ईस्वी में। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है बगान श्रम अधिनियम 1951 आवास सुविधा देता है। तो आप सभी को ये याद रख लीजिए, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जो है आवास सुविधा नहीं प्रदत्त है।
इसके अलावा खान अधिनियम के भी अंतर्गत आवास सुविधा प्रदत्त नहीं है। लेकिन बागान श्रम अधिनियम 1951 एक ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत श्रमिकों को आवास सुविधा प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो 18 नंबर प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन कारखाना का निबंधन आवश्यक नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप सभी कोई जानते हैं जितने भी कारखाने हैं जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं उनका निबंधन आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रम विधान श्रमजीवी वर्ग के हितों की रक्षा करता है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो जितने भी श्रम विधान होते हैं वो श्रमजीवी वर्ग अर्थात जितने भी व्यक्ति श्रम के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, जीविका उपार्जन करके, तो वो एक प्रकार के श्रमजीवी कहलाते हैं और उनके हितों की रक्षा करना ही श्रम विधान का मुख्य कार्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, बागान श्रम अधिनियम एक संरचनात्मक श्रम विधान है। तो जी हाँ, हम लोग इससे पहले चर्चा कर चुके हैं और ये एक प्रकार का संरचनात्मक श्रम विधान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, कारखाना अधिनियम 1948 कल्याण संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है। तो जी हाँ, श्रमिकों के कल्याण संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है और ये कल्याण की सुविधाएं धारा 42 से धारा 50 के अंतर्गत श्रमिकों को प्रदत्त किए गए हैं कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम के अधीन सुरक्षा संबंधी प्रावधान हैं। तो आप सभी को जानते ही हैं कि सुरक्षा संबंधी प्रावधान भी दिए गए हैं श्रमिकों को और ये 21 से 41 के अंतर्गत धारा के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, सफाई कारखाना अधिनियम के धारा 11 में है। तो जी हाँ, सफाई का जो भी प्रक्रिया है ये स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान के अंतर्गत आता है और ये धारा 11 के अंतर्गत श्रमिकों को प्रदत्त किया गया है कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, कैंटीन की सुविधा कल्याण संबंधी उपबंध है। ये प्रश्न पिछले बार आप सभी के एग्जामिनेशंस में आया था पार्ट 3 के। और जितने भी कैंटीन की सुविधा हो गई या आप बोल सकते हैं विश्रामालय हो गया, विश्राम की सुविधा होगी, धोने धुलाई की जो सुविधा हो जाती है, प्राथमिक उपचार की जो सुविधा होती है, ये सभी प्रकार के जो भी सुविधाएं हैं ये कल्याण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, मातृत्व अधिनियम 1961 महिलाओं से संबंधित है। तो मातृत्व अधिनियम नाम से ही आपको पता चलता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, और ये 1961 में पारित किया गया था और ये केवल महिलाओं को दिया जाता है, वैसी महिलाएं जो श्रमिकों या विभिन्न प्रकार के उद्योग या कारखाना में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 27 का आंसर सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, प्राथमिक उपचार कल्याण संबंधी उपचार है। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले ही चर्चा किया था कि प्राथमिक उपचार श्रमिकों के कल्याण संबंधी उपबंधों के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, कारखाना अधिनियम 1948 में स्वास्थ्य संबंधी उपबंध धारा 11 से 20 तक प्रदत्त हैं। तो जी हाँ, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी जितने भी उपबंध हैं वो धारा 11 से 20 तक के अंतर्गत प्रदत्त हैं। इसको याद करने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। सख हुआ स्वाधु को, स्वाधु बोला क्रिया को, आप प्रकाश बोला, पीने का पानी, शौचालय मूत्रालय वही है, थूक दान में थूक के आना। तो इसको जब आप सेट कीजिएगा तो आप इस धारा को आराम से याद कर सकते हैं। ये एकदम सीरियल वाइज सेट किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 में कल्याण संबंधी उपबंध धारा 52 से 50 तक में प्रदत्त हैं। हमने थोड़ा देर पहले ही चर्चा किया था। कल्याण संबंधी उपबंध जो है 42 से 50 तक के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी उपबंध 11 से 20 तक में आते हैं, जबकि सुरक्षा संबंधी उपबंध 21 से 42 तक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार में श्रम प्रशासन कल्याण संबंधी अभी बोले थे। तो चलिए ठीक है, अगर 31 का आंसर मैं नहीं बोला हूँ तो 31 का आंसर आपका सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, बिहार में श्रम प्रशासन के प्रधान श्रम आयुक्त होते हैं। तो जी नहीं, बिहार हो या कोई भी राज्य की अगर बात करें तो श्रम प्रशासन का प्रधान जो है श्रम आयुक्त नहीं होता है।
वो श्रम आयुक्त जो है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है। सबसे प्रधान कौन होता है? जो श्रम मंत्री होते हैं, विभिन्न राज्य के जो श्रम मंत्री होते हैं। केंद्रीय स्तर पे बात करें तो श्रम मंत्री भी होते हैं। और श्रम मंत्री के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के बॉडीज आती हैं, जिसमें श्रम आयुक्त जो है सबसे प्रधान होता है। लेकिन बिहार में श्रम प्रशासन के अगर प्रधान की बात करें तो उसमें श्रम आयुक्त प्रधान नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, बागान श्रम अधिनियम 1951 मनोरंजन सुविधा प्रदान करता है। तो जी हाँ, ये श्रमिकों को मनोरंजन संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है। और मनोरंजन क्या होता है आप सभी को जानते हैं। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न, खान अधिनियम 1952 श्रमिकों को कल्याण संबंधी सुरक्षा देता है। तो खान अधिनियम के अंतर्गत कल्याण संबंधी सुरक्षा जो है प्रदत्त है श्रमिकों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। तो ये अप्रेंटिसेस जो भी आपका एक्ट है वो 1961 ईस्वी में पारित हुआ था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 में किसी श्रमिक से दैनिक 9 घंटे व साप्ताहिक 48 घंटे का काम लिया जा सकता है। तो मैं आप सभी को बताऊं एक फैक्ट, तो अगर आपने कारखाना अधिनियम बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसके जो भी उपबंध हैं, सुरक्षा संबंधी उपबंध, कल्याण संबंधी उपबंध, स्वास्थ्य संबंधी उपबंध, कार्य के घंटे संबंधित जो भी उपबंध हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो बाकी जितने भी अधिनियम हैं, आपके बागान श्रम अधिनियम हो गया, खान अधिनियम हो गया, बीड़ी सिगार अधिनियम हो गया, जो भी अधिनियम आपके बनते हैं उनको आप लोग भली भांति समझ पाइएगा। क्योंकि कारखाना अधिनियम में जो प्रावधान की व्यवस्था की गई है अमूमन सभी श्रम विधानों में उसी प्रकार के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि किसी श्रमिक को दैनिक 9 घंटा, यानी कि एक दिन में किसी श्रमिक को मैक्सिमम 9 घंटा आप काम करवा सकते हैं। ठीक है, जिसमें विस्तृति को जोड़ करके 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी श्रमिक का समय। ठीक है, और इसके अलावे आप साप्ताहिक में किसी भी श्रमिक से 48 घंटे का काम ले सकते हैं। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में ये समय बदल भी सकता है, लेकिन ये समय जब बदलेगा तो उसके लिए उनको जो है ओवर टाइम भी प्रदत्त होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, दैनिक 9 घंटे और साप्ताहिक 48 घंटे काम कराने की श्रमिकों से व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसूति हित लाभ पुरुषों को भी दिया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अटपटा भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। प्रसूति हित लाभ, जिसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बोला जाता है, और ये केवल महिला श्रमिकों को प्रदत्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ILC अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अर्थ है। ILC का अर्थ हो गया इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंग होता है। और आप सभी को जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 3 बॉडीज़ होते हैं। आप अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए। ILO के 3 बॉडीज़ होते हैं। पहला हो गया ILC, दूसरा हो गया गवर्निंग बॉडी, तीसरा हो गया ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। तो पहला क्या हो गया? कॉन्फ्रेंस हो गया, दूसरा गवर्निंग बॉडी और तीसरा कार्यालय यानी कि ऑफिस। ठीक है, तो अब देखिए इनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं जो आप सभी के एग्जामिनेशंस में पूछ दिए जाते हैं, और इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्वेश्चन जो था, ILC अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, ILS को यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि हो गया, यहाँ ILS नहीं होगा, यहाँ ILC होगा। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। ILO का संसद भी कहा जाता है, इसे ILO का संसद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है विभिन्न देशों के 4 प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, इसीलिए ILC को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संसद भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सभी देशों से कितने सदस्य रहेंगे? 4 सदस्य रहेंगे। ठीक है, 4 सदस्य। अब आगे बात करें कि ILC में प्रत्येक राष्ट्र के 4 प्रतिनिधि होते हैं। तो जी हाँ, ILC का अर्थ हो गया इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। इसमें सभी देशों के 4 प्रतिनिधि होते हैं, जिसके अंतर्गत 2 सरकार के होते हैं, जबकि एक नियोजक पक्ष का होता है और एक श्रमिक पक्ष का
प्रतिनिधि करने वाला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी देशों के 4-4 जो है सदस्य ILC में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है ILO शैक्षणिक कार्य भी करता है। तो आप लोग ILO के कार्य को भी देख लेंगे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और ILO का एक कार्य, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक कार्य जो है शैक्षणिक कार्य से भी जुड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आप सभी का, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक नियोजित हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि किसी भी उद्योग या कारखाना या औद्योगिक प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से जो 15 वर्ष की अवधि पूरा कर लिए हैं, आयु पूरा कर लिए हैं, वैसे बालक कार्यरत हो सकते हैं किसी भी उद्योग में। लेकिन जिन्होंने 14 ही वर्ष अभी पूरा किया, 15वां वर्ष उनका चल ही रहा है, तो वैसे बालकों को जो है नियोजन नहीं दिया जा सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सवेतन अवकाश की व्यवस्था नहीं है। सवेतन अवकाश की व्यवस्था की गई है कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बालकों को प्रत्येक 15 दिन में 1 दिन की छुट्टी सवेतन के साथ, और वयस्कों को 30 दिन में 1 दिन की छुट्टी प्रदत्त की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि इसमें कारखाना अधिनियम में सवेतन अवकाश की छुट्टी की भी प्रावधान किया गया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन श्रमिकों के लिए अंशदान देने की व्यवस्था की गई है। तो जी नहीं, इसमें किसी भी प्रकार के अंशदान देने की व्यवस्था नहीं की गई। वो EPF में किया गया है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में अंशदान देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, बगान श्रम अधिनियम के अधीन मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। तो आप सभी कोई जानते हैं, बगान श्रम अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व लाभ को भी प्रदान किया जाता है। ये मातृत्व लाभ भी प्रदत्त होते हैं। जितने भी महिला श्रमिक हैं, बगान श्रम में कार्य करते हैं, उनको मातृत्व लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम श्रमिक शोषण को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो जितने भी अधिनियम हैं, याद रखिए, जितने भी अधिनियम हैं उसका मुख्य कार्य यही है कि वो श्रमिकों का कल्याण कर सकें, उनका जो भी शोषण हो रहा है उन पे प्रतिबंध लगा सकें। तो जो भी प्रकार के अधिनियम है, तो यहाँ ये अधिनियम बोला है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम श्रमिक शोषण को रोकने के लिए बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न, मजदूरी केवल मौद्रिक रूप में प्रदत्त होती है। इसका आंसर जानने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो मजदूरी एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जो है मजदूरी मौद्रिक रूप में भी दिया जा सकता है, वस्तु के भी रूप में दिया जा सकता है, या सेवा के भी रूप में दिया जा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन बोला है मजदूरी केवल मौद्रिक रूप में प्रदत्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ये सेवा के रूप में भी दिया जा सकता है, या वस्तु के रूप में भी दिया जा सकता है, या मौद्रिक रूप में भी दिया जा सकता है। और मजदूरी मुख्यतः उस मानसिक या शारीरिक श्रम को कहते हैं जिसके लिए श्रमिकों को परितोषण दिया जाता है। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न है, बिहार श्रम सलाहकार बोर्ड त्रिपक्षीय निकाय होता है। ये क्वेश्चन पिछले बार आया था शायद, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये बिहार श्रम सलाहकार बोर्ड एक त्रिपक्षीय निकाय होते हैं जिसमें 3 बॉडीज़ कार्य करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा।